दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा सीरियल किलर देखा है जो लोगों को बचाने के लिए लोगों को ही मारता हो? जी हाँ, एक ऐसा भी किलर है जो दिन में पुलिस के साथ काम करता है और रात में उन लोगों का शिकार कर डालता है जो कानून से बच निकले हैं। ये कातिल चेहरे पर मुस्कान लिए एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है जो आपके और हमारे बीच ही रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, वो कभी गलत आदमी को नहीं मारता। अब कौन है ये इंसान और क्या है इसकी कहानी, आइए देखते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट एपिसोड में हम डेक्स्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बेरहम सीरियल किलर है। तभी हम एक माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक पार्टी में एंजॉय कर रहा था। उस वक्त डेक्स्टर माइक के ऊपर नजर रखे हुए था क्योंकि माइक ही वो इंसान है जो डेक्स्टर का अगला शिकार होने वाला है। फिर पार्टी के बाद जैसे ही माइक अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है तो उसकी पिछली सीट से डेक्स्टर उठता है और एक पतली वायर से माइक का गला घोटने की कोशिश करता है। फिर वो माइक को कहता है कि मैं तुम्हें जहां भी चलने के लिए कहूं तुम चुपचाप वहां पर चलो। फिर माइक भी जैसा डेक्स्टर कहता है बिल्कुल वैसा ही करता है, वरना डेक्स्टर उसको मार डालता। फिर डेक्स्टर माइक को एक कैबिन में लेकर जाता है जहां पर उसने बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज रखी हुई थी। दरअसल माइक भी एक सीरियल किलर है जो छोटे लड़कों को मारता है, लेकिन डेक्स्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आम इंसानों को नहीं मारता बल्कि ये उन लोगों का शिकार करता है जो आम इंसानों को बिना किसी वजह के मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए आज डेक्स्टर भी माइक को मौत के घाट उतारने वाला है क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों की जान ली है। माइक डेक्स्टर से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन डेक्स्टर माइक की एक भी बात नहीं सुनता और उसके गले पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर डेक्स्टर माइक को एक बेड के ऊपर प्लास्टिक पेपर से बांध देता है। फिर सबसे पहले डेक्स्टर माइक के गाल पर चाकू से कट लगाता है और उसके ब्लड का सैंपल ले लेता है। फिर वो बड़े ही आराम से माइक की बॉडी को काटना शुरू कर देता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। फिर अपना काम पूरा करने के बाद डेक्स्टर माइक के टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में डाल देता है और वापस अपने घर आ जाता है। डेक्स्टर सबसे पहले अपनी एसी खोलता है और उसके अंदर से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर डेक्स्टर माइक का ब्लड सैंपल रख देता है। दरअसल डेक्स्टर ने उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोगों के सैंपल रखे हुए थे और इनको देखकर पता चलता है कि डेक्स्टर ने माइक से पहले भी कई सारे लोगों को जान से मारा है। तभी डेक्स्टर के पास उसकी बहन डेबरा का फोन आता है और वो माइक को एक क्राइम स्पॉट पर बुलाने लगती है। दरअसल डेक्स्टर मायामी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में फोरेंसिक एनालिस्ट है जो कि मर्डर स्पॉट पर गिरे हुए ब्लड स्पॉट्स को एनालिस्ट करता है और डेक्स्टर की बहन भी डेक्स्टर के साथ मायामी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस ऑफिसर है। फिर डेक्स्टर जल्दी से क्राइम स्पॉट पर जाकर डेबरा से मिलता है। डेबरा डेक्स्टर को बताती है कि हमें एक और डेड बॉडी मिली है, लेकिन इससे पहले भी हमें 2 डेड बॉडीज और मिल चुकी है और तीनों ही बॉडीज में क्रिमिनल को मारने का एक ही पैटर्न यूज किया गया है। फिर डेक्स्टर उस बॉडी को देखने के लिए जाता है जहां पर वो फोरेंसिक ऑफिसर मासुका से मिलता है। मासुका डेक्स्टर को बताता है कि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि डेड बॉडी के पास और बॉडी के अंदर खून की एक भी बूंद नहीं है। अब मासुका की ये बात सुनकर डेक्स्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सीरियल किलर ने मर्डर करते वक्त बॉडी से सारा का सारा खून निकाल लिया था। फिर डेक्स्टर सोचता है कि आखिर मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया क्यों नहीं आते क्योंकि किलर ने बहुत ही सफाई से अपने काम को अंजाम दिया है और उसने बॉडी के ऊपर एक भी फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़ा। अब इन सब चीजों को देखते हुए डेक्स्टर उस किलर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर डेक्स्टर उस डेड बॉडी को चेक करता है जिसको टुकड़ों में काटा गया था, लेकिन उसी वक्त वहां पर मौजूद एंजल नाम का एक ऑफिसर डेक्स्टर को दिखाता है कि किलर ने इस बॉडी के एक पैर के 4 टुकड़े किए हैं और दूसरे पैर के सिर्फ 3 टुकड़े, जो कि कोई पैटर्न लग रहा है। फिर ये सब देखने के बाद डेक्स्टर अपने ऑफिस में चला जाता है, लेकिन तभी उसके पास सार्जन आता है और वो डेक्स्टर को कुछ डेड बॉडीज की फोटोज दिखाता है जिनके आसपास बहुत सारा खून था। फिर सार्जन डेक्स्टर को डेड बॉडीज के आसपास लगे ब्लड स्पॉट्स को एनालाइज करने के लिए कहता है। फिर जब डेक्स्टर उन बॉडीज के ब्लड स्पॉट्स को देखता है तो कहता है कि इनको अच्छे से एनालाइज करने के लिए मुझे क्राइम स्पॉट पर जाकर ब्लड स्पॉट्स को एनालाइज करना होगा। फिर सार्जन भी जल्दी से डेक्स्टर को क्राइम सीन पर जाने के लिए कहता है। फिर जब डेक्स्टर वहां पर जाता है तो वहां जाकर ब्लड स्पॉट को अच्छे से एनालाइज करता है और उसको पता चलता है कि किलर चाकू चलाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। फिर अपने काम से निकलने के बाद वो जेमी नाम के एक आदमी पर नजर रखना शुरू कर देता है। दरअसल जेमी डेक्स्टर का अगला शिकार था क्योंकि 6 महीने पहले जेन नाम की एक औरत को जेमी से प्यार हो गया था।
जिसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन फिर एक दिन जेन गायब हो गई और डेक्स्टर को जेमी पर ही पूरा शक है कि इसी ने जेन को गायब किया होगा। फिर वो चुपके से जेमी के घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर डेक्स्टर को बहुत सारी गंदी किताबें मिलती है। तभी छानबीन करने पर उसको पता चलता है कि जेमी की एक पोर्न वेबसाइट भी है जहाँ पर वो लड़कियों के साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से फिजिकल होता है। और ये सब जानने के बाद डेक्स्टर जेमी के घर से निकल जाता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड रीटा के घर पर जाता है जिसके 2 बच्चे भी हैं। दरअसल रीटा का हस्बैंड पहले उसके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से जबरदस्ती किया करता था और रीटा को मारा भी करता था, जिस वजह से रीटा ने उसके खिलाफ केस कर दिया और अब उसका हस्बैंड जेल में सड़ रहा है। और उस दिन के बाद से रीटा किसी भी आदमी को करीब नहीं आने देती क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया है। दूसरी तरफ डेक्स्टर भी रीटा की तरह अंदर से खाली था। वो बाहर के लोगों के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश करता था, लेकिन असल में वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। फिर डेक्स्टर रीटा को साथ लेकर एक पार्टी में जाता है। जैसे ही वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, डेक्स्टर देखता है कि पार्टी के पास उसके डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। फिर डेक्स्टर उनको देखकर जल्दी से उनके पास चला जाता है। वहां जाते ही वो एक डेड बॉडी देखता है जिसको ठीक वैसे ही मारा गया था जैसे उनको पहले वाली डेड बॉडी मिली थी और इस बॉडी के पास भी एक भी खून का धब्बा नहीं था। तभी वहां पर मौजूद इन्वेस्टिगेटर डेक्स्टर को बताता है कि इस बार किलर के मारने का पैटर्न अलग है क्योंकि बॉडी का सिर गायब है। यह देखकर डेक्स्टर समझ जाता है कि किलर किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर उसी रात डेक्स्टर अपने घर जाकर जेमी की वेबसाइट चेक करता है जिसके अंदर वो देखता है कि जेमी ने अपनी वेबसाइट में 2 लड़कियों के साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से गलत काम किया है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। अब कहानी पास्ट में जाती है। जब डेक्स्टर छोटा हुआ करता था तो डेक्स्टर के पिता हैरी को पता चल गया था कि डेक्स्टर को खून बहुत ही पसंद है और इसके अंदर सीरियल किलर होने का कीड़ा पनप रहा है जो कि धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। फिर ये सब देखकर हैरी डेक्स्टर को समझाता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम उस आदमी को मारो जो हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है। अब उसके बाद से ही डेक्स्टर के डैड ने डेक्स्टर को मर्डर करने की टेक्निक सिखानी शुरू कर दी। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है वो डेक्स्टर को बहुत ही साफ तरीके से मर्डर करना सिखाते हैं क्योंकि वो खुद भी मायामी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर रह चुके थे। इसलिए हैरी को इस बारे में काफी जानकारी थी कि किसी को कैसे मारा जाता है और डेक्स्टर भी ठीक अपने पिता की तरह ही सीरियल किलर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारता आ रहा है जैसे हैरी ने उसको सिखाया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि डेक्स्टर अपनी बहन डेबरा से मिलने के लिए जाता है। डेबरा डेक्स्टर को बताती है कि कल मैंने भी पार्टी वाली डेड बॉडी देखी थी, लेकिन खास बात ये थी कि कल वाली बॉडी के पार्ट्स बहुत ही ज्यादा ठंडे थे। फिर डेबरा की बात सुनते ही डेक्स्टर को रेफ्रिजरेटर ट्रक के बारे में याद आता है कि जरूर उस लाश को उसी ट्रक वाले ड्राइवर ने पार्टी के बाहर रखा होगा। इसलिए वो डेबरा को कहता है कि हमें अब किसी ऐसे रेफ्रिजरेटर ट्रक को ढूंढना है जो इन दिनों चोरी हुआ होगा। इससे हमें हमारे केस में काफी हेल्प मिल सकती है। अब डेबरा को डेक्स्टर का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। तभी नेक्स्ट डे मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पर डेबरा लेफ्टिनेंट को बताती है कि मुझे लगता है कि किलर ने उस बॉडी को रेफ्रिजरेटर ट्रक में रखा था, इसीलिए वो इतनी ज्यादा ठंडी थी। अब हमें ऐसे रेफ्रिजरेटर ट्रक को ढूंढना है जो हाल ही में चोरी हो गया हो। लेकिन लेफ्टिनेंट को डेबरा का ये आइडिया ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद लेफ्टिनेंट डेक्स्टर को अपने ऑफिस में बुलाती है। इस वक्त वहाँ पर डेक्स्टर के सार्जेंट भी थे जो डेक्स्टर से चिढ़ा करते थे, इसलिए वो डेक्स्टर को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन लेफ्टिनेंट डेक्स्टर को पसंद करती थी, इसलिए वो सार्जेंट की हर एक बात को इग्नोर कर देती है और वह डेक्स्टर की थ्योरी सुनती रहती है। लेकिन सार्जेंट को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए गुस्से में आकर सार्जेंट वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेमी एक सुनसान सी बिल्डिंग के अंदर कॉपर की एक रोड काट रहा था क्योंकि वो ऐसी ही चीजें बेचकर काफी सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन डेक्स्टर की भी उस पर पैनी नजर थी। फिर वो पूरी तैयारी के साथ उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और जेमी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो जेमी के सारे कपड़े उतार कर उसको एक बेड के ऊपर प्लास्टिक पेपर से बांध देता है और फिर उसको भी काट डालता है। फिर वो जेमी के सारे बॉडी पार्ट्स प्लास्टिक के बैग के अंदर डाल देता है और अपना काम खत्म करने के बाद
जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी के पास से एक रेफ्रिजरेटर ट्रक गुजरा है। उस ट्रक को देखकर डेक्स्टर भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो ट्रक रुक जाता है और वापस डेक्स्टर की गाड़ी की तरफ आने लगता है। फिर जैसे ही वो ट्रक डेक्स्टर की गाड़ी के पास से गुजरता है, डेक्स्टर की गाड़ी के ऊपर एक लड़की का कटा हुआ सिर आकर गिरता है, जो कि ट्रक में बैठे सीरियल किलर ने डेक्स्टर की गाड़ी के ऊपर जानबूझकर गिराया था। तभी कुछ देर बाद वहां पर मेट्रो पुलिस भी आ जाती है। फिर लेफ्टिनेंट मारिया डेक्स्टर से उस ट्रक में बैठे हुए किलर के बारे में पूछती है, लेकिन डेक्स्टर बताता है कि उस ट्रक की लाइट्स बहुत ही तेज थी, इसलिए मैं किलर का चेहरा देख नहीं पाया। फिर मारिया डेक्स्टर के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेक्स्टर को मारिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। फिर डेक्स्टर सीधा रीटा के घर पर जाता है और आज पहली बार वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास उसके बेटे कोडी की कॉल आ जाती है, इसलिए वो उसको लेने के लिए चली जाती है। फिर डेक्स्टर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, क्योंकि आज वो रीटा के करीब जाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फ्रिज के ऊपर एक डॉल का कटा हुआ चेहरा चिपकाया हुआ है। फिर जैसे ही डेक्स्टर उस फ्रिज को खोलकर देखता है, उसके अंदर डॉल के कटे हुए टुकड़े पड़े थे। उनको देखकर वो समझ जाता है कि वो सीरियल किलर इसके साथ गेम खेलना चाहता है, इसलिए डेक्स्टर भी उसको बराबर की टक्कर देने के लिए पूरा तैयार था, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि उसका और उस सीरियल किलर का आमना सामना हो। सेकंड एपिसोड में हम डेक्स्टर को देखते हैं, जो कि एक नदी में स्विमिंग कर रहा था। तभी वो मस्ती कर रहे कुछ जवान लड़कों और लड़कियों को देखता है और उनको देखकर डेक्स्टर मन ही मन ये सोचता है कि काश मैं भी उनकी तरह खुशी महसूस कर सकूं। फिर डेक्स्टर अपने घर पर चला जाता है, जहां पर थोड़ी देर बाद डेब्रा आ जाती है। फिर वो दोनों उस फ्रीज वाले ट्रक को ढूंढने के बारे में बातें करते हैं। डेक्स्टर कहता है तुम कुछ भी करो, लेकिन उस रेफ्रिजरेटर वाले ट्रक को ढूंढ निकालो, क्योंकि अगर तुमने उसको ढूंढ लिया तो मारिया तुम्हारा प्रमोशन कर देगी। इसके बाद डेक्स्टर एक केस के लिए कोर्ट चला जाता है। फिर अपना काम पूरा करने के बाद जब डेक्स्टर कोर्ट से बाहर आता है तो वहां पर वो एक फैमिली को देखता है जो बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उनके बेटे प्राइस की मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार मैट नाम का आदमी था। डेक्स्टर को भी उस फैमिली पर बहुत तरस आता है और इसी के साथ उसको अपना अगला टारगेट भी मिल जाता है, जो कि मैट था, क्योंकि डेक्स्टर ने देख लिया था कि प्राइस की फैमिली के पास मैट को सजा दिलवाने के लिए पक्के सबूत नहीं है, इसलिए मैट को जेल नहीं होने वाली। फिर वहां से निकलकर डेक्स्टर एक क्राइम स्पॉट पर जाता है, जहां पर किसी ने एक आदमी को ब्रिज से नीचे फेंक दिया था और उसकी मौत हो गई थी। फिर डेक्स्टर को उस आदमी के मुंह में से एक मांस का टुकड़ा मिलता है, जिसको देखकर डेक्स्टर ऑफिसर एंजल को कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये मांस किसी इंसान का होगा। फिर वहां से वो अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी कुछ देर बाद उसके पास डेब्रा आती है। डेब्रा डेक्स्टर को अपने बॉयफ्रेंड शॉन के बारे में बताती है और अपनी बहन की रिलेशनशिप के बारे में सुनकर वो काफी खुश भी होता है। फिर वो कहता है कि कल मैं और रीटा लंच पर जा रहे हैं, इसलिए तुम और शॉन भी हमारे साथ लंच पर चल सकते हो। जिस समय ये दोनों बातें कर रहे थे तभी वहां पर मारिया भी आ जाती है। फिर वो डेक्स्टर और बाकी के ऑफिसर्स को बताती है कि ब्रिज के नीचे हमें जो लाश मिली थी वो रिकी नाम के एक पुलिस ऑफिसर की है। फिर मारिया और सार्जेंट जेम्स रिकी की वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि रिकी और जेम्स दोनों सेम डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। फिर जैसे ही वो दोनों रिकी के घर पर जाते हैं तो वहां पर उनको रिकी की वाइफ मिलती है, जिसके ऊपर भी किसी ने हमला किया था और रिकी की वाइफ का बहुत ही ज्यादा खून भी बह गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा थी, इसलिए मारिया जल्दी से वहां पर एम्बुलेंस बुला लेती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर डेक्स्टर भी आता है, क्योंकि उसको वहां पर पड़े ब्लड स्पॉट्स को एनालाइज करना था। तभी एंजल डेक्स्टर को बताता है कि रिकी गुरेरो कार्लोस फैमिली के साथ छुपकर काम किया करता था। तभी डेक्स्टर एंजल को सोफा के नीचे देखने के लिए कहता है। जब ऑफिसर एंजल सोफा के नीचे देखता है तो वहां पर उसको रिकी का फोन मिलता है। फिर डेक्स्टर अपना काम करके घर चला जाता है। फिर जब वो सोने लगता है तो उसके पास डेब्रा की कॉल आती है। फिर डेब्रा उसको बताती है कि हम जिस रेफ्रिजरेटर ट्रक को ढूंढ रहे थे वो मुझे मिल गया है। अब डेब्रा की बात सुनकर डेक्स्टर जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और जब वो अपने सामने उस ट्रक को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर जब वो ट्रक के अंदर जाकर देखता है तो उनको वहां पर बड़े बड़े आइस क्यूब्स मिलते हैं, जिनमें से एक आइस क्यूब के अंदर एक लड़की की उंगलियां थी। फिर
फिर डेक्स्टर उन उंगलियों को देखकर बाकी के ऑफिसर्स को बताता है कि किलर ने पहले बॉडी से सारा खून निकाला और उसके बाद उसने उंगलियां काटी। फिर उस आइस क्यूब को फोरेंसिक लैब के अंदर लाया जाता है। फिर जब मासूका क्यूब पर गर्म पानी डालती है तो उनको आइस क्यूब के अंदर वाली उंगलियां साफ साफ दिखाई देने लगती है। उस वक्त डेक्स्टर भी वहीं पर मौजूद था और वो भी उन उंगलियों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उन उंगलियों पर जो नेल पॉलिश लगी हुई थी ठीक वैसी ही नेल पॉलिश उस डॉल के ऊपर भी लगी हुई थी जो उसको अपने फ्रिज के अंदर मिली थी। अब ये सब देखकर डेक्स्टर समझ जाता है कि वो किलर सिर्फ मुझे ही इम्प्रेस करना चाहता है और हो सकता है कि वो कोई मुझे मैसेज देना चाहता हो। अगले सीन में हम देखते हैं रिकी के मुंह से जो मांस का टुकड़ा मिला था अब उसका भी डीएनए टेस्ट हो गया था और रिपोर्ट में पता चलता है कि वो मांस का टुकड़ा किसी नॉर्बर्टो नाम के आदमी का है। इस समय नॉर्बर्टो अपने बॉस गुरेरो के साथ बैठा हुआ था। तभी उसको पकड़ने के लिए वहां पर जेम्स और उसकी टीम भी आ जाती है और पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाती है। वहां पर मारिया और जेम्स नॉर्बर्टो से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो तो बार बार बस एक ही बात बोलता है कि मैंने रिकी को नहीं मारा। फिर मारिया उसके हाथ पर किसी के काटने का निशान देख लेती है और ये वही निशान था जहां पर रिकी ने काटा था। दूसरी तरफ डेक्स्टर और एंजल रिकी के घर पर मौजूद ब्लड के सैंपल ले रहे थे और वहां से भी उनको नॉर्बर्टो का ही खून मिलता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि नॉर्बर्टो ने ही रिकी को मारा है और इसी ने ही उसकी वाइफ को भी मारने की कोशिश की थी। अब जेम्स जल्दी से जल्दी इसको सजा दिलवाना चाहता था क्योंकि सभी सबूत इसी के खिलाफ थे, लेकिन मारिया उसको ऐसा करने से रोक लेती है और कहती है कि हम नॉर्बर्टो के जरिए उसके बॉस गुरेरो को भी पकड़ सकते हैं, इसलिए हमें आगे के कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रखने होंगे। तभी हम मैट को देखते हैं जो कि एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहां पर डेक्स्टर भी आ जाता है और मैट के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैट को डेक्स्टर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। फिर थोड़ी देर बाद मैट बार से चला जाता है। इस समय उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए डेक्स्टर यही दुआ कर रहा था कि सिर्फ आज का दिन मैट का एक्सीडेंट होने से बच जाए, क्योंकि ये मेरा शिकार है। फिर उसके जाने के बाद डेक्स्टर जल्दी से मैट की ड्रिंक का गिलास चुरा लेता है और घर आकर उस गिलास से मैट के फिंगरप्रिंट उतार लेता है। फिर जब डेक्स्टर उन फिंगरप्रिंट्स को इंटरनेट पर डालकर देखता है तो उसको पता चलता है कि मैट ने अब तक बहुत सारे लोगों को रोड एक्सीडेंट में मौत के घाट उतार दिया है। तभी डेक्स्टर मन ही मन सोचता है कि मायामी मैट का लास्ट स्टॉप होगा। इसके बाद डेक्स्टर मैट को मारने के लिए रूम तैयार कर लेता है और फिर उसके बाद वो रीटा, डेब्रा और उसके बॉयफ्रेंड शॉन के साथ लंच करने के लिए चला जाता है। डेक्स्टर को शॉन काफी पसंद आता है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस समय उस रेस्टोरेंट के अंदर गुरेरो भी मौजूद था, इसलिए डेक्स्टर उस पर भी नजर रखे हुए था। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्बर्टो जो कि इस समय जेल में था। एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है और नॉर्बर्टो को चाकू से मार देता है और उसको ये काम गुरेरो ने ही करने के लिए भेजा था। तभी रात को जब डेक्स्टर रीटा के साथ टीवी देख रहा था तो वो टीवी पर नॉर्बर्टो के मर्डर की न्यूज सुनता है और ये न्यूज सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी नेक्स्ट डे हम मारिया के ऑफिस में कैप्टन और डेब्रा को भी देखते हैं। डेब्रा की आइस ट्रक वाली इंफॉर्मेशन को जानकर कैप्टन उसके काम से बहुत इम्प्रेस होता है, इसलिए वो डेब्रा की ट्रांसफर होमोसिडाइल डिपार्टमेंट में कर देता है और डेब्रा भी हमेशा यही चाहती थी। ये देखकर डेब्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रात को जब मारिया अपना काम पूरा करने के बाद घर जा रही थी तो वो जेम्स से मिलती है। मारिया जेम्स को बताती है कि हॉस्पिटल में कारा को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये बात सुनते ही जेम्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी मारिया जेम्स से पूछती है कि क्या उसका अफेयर तुम्हारे साथ था। मारिया की बात सुनकर जेम्स उसको कोई भी जवाब नहीं देता और मारिया समझ जाती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। दूसरी तरफ डेक्स्टर मैट के ऊपर नजर रखे हुए था क्योंकि आज रात वो मैट को मारने वाला है। तभी डेक्स्टर के पास डेब्रा का फोन आता है और वो उसको अपने पास रेस्टोरेंट में बुलाती है। डेक्स्टर भी जल्दी से डेब्रा के पास पहुंच जाता है और वहां जाते ही डेब्रा उसको अपनी प्रमोशन की खबर देती है। ये न्यूज सुनकर डेक्स्टर बहुत खुश हो जाता है। तभी डेक्स्टर उसी रेस्टोरेंट में कार्लोस गुरेरो को देखता है। फिर वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम में भी पहुंच जाता है और वहां पर उसको कार्लोस को मारने का आइडिया आता है, लेकिन वो अपने कदमों को रोक लेता है क्योंकि उसके पापा ने उसको सिखाया था कि अगर तुम किसी को भी मारो तो कभी भी शक तुम पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए डेक्स्टर अपना प्लान ड्रॉप कर देता है। फिर वो वहां से निकलकर मैट को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और उसको अपने बेड के ऊपर बांध देता है। फिर देखते ही देखते डेक्स्टर मैट को मौत के घाट उतार देता है और फिर उसकी बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाकर वापिस अपने घर पर आ जाता है। घर वापस आने के बाद वो देखता है कि डॉल का चेहरा दोबारा से उसके फ्रिज के ऊपर चिपका हुआ है
क्योंकि इसको तो उसने अपने फ्रिज के अंदर रखा था। फिर जैसे ही वो अपने फ्रिज को खोलकर देखता है तो उसको वहां पर डॉल का बाकी का शरीर नहीं मिलता। अब ये सब देखकर डेक्स्टर समझ जाता है कि किलर उसके घर पर आकर डॉल के पार्ट्स ले गया और अब वो डेक्स्टर को चैलेंज कर रहा है कि दम है तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। फिर डेक्स्टर भी मन ही मन किलर की चुनौती एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत रिकी के फ्यूनरल से होती है, जहां पर मायामी पुलिस डिपार्टमेंट के काफी सारे ऑफिसर आए हुए थे। उनके साथ वहां पर डेक्स्टर भी मौजूद था, लेकिन डेक्स्टर के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं थे। इसलिए डेक्स्टर अपना चश्मा पहन लेता है ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो दुखी नहीं है। फिर फ्यूनरल के बाद डेक्स्टर एक जेल के बाहर पहुंच जाता है, जहां आज बहुत सारे कैदियों को रिहा किया जाने वाला था। तभी डेक्स्टर वहां पर एक जेरेमी नाम के लड़के को देखता है। दरअसल डेक्स्टर का मानना था कि हर साल जेल से हजारों लोग बाहर आते हैं और उनमें से बहुत सारे कैदी ये सोचते हैं कि उन्होंने जल्दी जेल से बाहर निकलकर इस सिस्टम को क्रैक कर लिया है और उनमें से ही एक कैदी जेरेमी भी है जो आज जेल से रिहा हुआ है और शायद यही डेक्स्टर का अगला शिकार भी होगा। फिर रात को डेक्स्टर इंटरनेट पर जेरेमी के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जेरेमी ने आज से ठीक 4 साल पहले एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसको कुछ सालों के लिए चाइल्ड जेल में डाल दिया गया। फिर नेक्स्ट डे डेक्स्टर रीटा के घर पर जाता है और वहां जाकर वो रीटा के साथ घर के बाहर बाड़ी बनाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर रीटा के हस्बैंड पॉल का दोस्त आ जाता है, जिससे पॉल अक्सर ड्रग्स लिया करता था, लेकिन लास्ट टाइम वो इसके पैसे दिए बिना ही जेल में चला गया और अब ये ड्रग्स के पैसे रीटा से लेने के लिए आया है। फिर रीटा उस आदमी से कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। ये बात सुनकर पॉल का दोस्त रीटा को कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो। अब रीटा कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस आदमी को अपनी गाड़ी की चाबी दे देती है और वो आदमी भी जल्दी से गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। उस वक्त वहां पर डेक्स्टर भी मौजूद था, लेकिन वो उस आदमी को कुछ भी नहीं कहता। फिर उसके जाने के बाद रीटा अपनी गाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसको दुखी देखकर डेक्स्टर रीटा को कहता है कि मैं उस आदमी की पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, लेकिन रीटा उसको ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वहां से निकलकर डेक्स्टर अपने ऑफिस में चला जाता है और कुछ देर बाद उसके पास डेब्रा आती है। वो डेक्स्टर को बताती है कि वो खूनी वापस आ गया है क्योंकि हमें एक और बॉडी मिली है। फिर डेक्स्टर भी जल्दी से उस बॉडी को देखने के लिए चला जाता है, जो कि मायामी के फेमस आइस हॉकी ग्राउंड में थी और उस लाश के टुकड़े गोल एरिया के बिल्कुल बीचों बीच पड़े थे। ऑफिसर एंजल वहां पर पहले से ही मौजूद था। फिर वो डेक्स्टर को बताता है कि इस बार भी बॉडी के अंदर एक भी बूंद खून नहीं मिला, लेकिन इतने में वहां पर डेब्रा भी आ जाती है और बॉडी को देखकर कहती है कि मैं इस औरत को जानती हूँ, इसका नाम चेरी है। फिर डेक्स्टर भी ये जानकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर डेब्रा मारिया और जेम्स के पास जाती है। मारिया बताती है कि इस स्टेडियम का जो वॉचमैन है वो कल रात से ही गायब है, इसलिए हमें सबसे पहले उसको ढूंढना होगा। लेकिन डेब्रा को पता था कि इसका कोई भी फायदा नहीं और अब वो उस किलर को अपने तरीके से पकड़ना चाहती थी। लेकिन मारिया को डेब्रा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इन दोनों के विचार अक्सर नहीं मिला करते थे और इसीलिए इन दोनों में ज्यादा बनती भी नहीं। दूसरी तरफ डेक्स्टर अपना काम पूरा करने के बाद दोबारा से जेरेमी के पीछे लग जाता है। इस समय जेरेमी एक स्टॉल वाले से चाकू खरीद रहा था और डेक्स्टर भी उसको चाकू लेते हुए देख लेता है और वहां जाकर जेरेमी का हाथ पकड़ लेता है। फिर जेरेमी भी डेक्स्टर को देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जेम्स कार्लोस गुरेरो की चर्च में जाता है। आज कार्लोस की बेटी चर्च की मेंबर बन रही थी और इसलिए चर्च में पार्टी हो रही थी। फिर जेम्स कार्लोस की बेटी के पास जाता है और उससे रिकी और कारा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन रोज उनके बारे में नहीं जानती थी। तभी वहां पर कार्लोस भी आ जाता है और जेम्स को रोज से दूर रहने के लिए कहता है। कार्लोस जेम्स को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर जेम्स चर्च में मौजूद सभी लोगों को बताता है कि कार्लोस एक फैमिली का खूनी है और इतना कहने के बाद जेम्स वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डेब्रा कुछ प्रोस्टिट्यूटर्स के पास जाती है, जहां पर चेरी प्रोस्टिट्यूट का काम किया करती थी। फिर डेब्रा उनसे चेरी के बारे में पूछने लगती है और प्रोस्टिट्यूटर डेब्रा को बताती है कि कल रात मैंने चेरी को एक आदमी के साथ उसकी पुरानी वैगन गाड़ी के अंदर जाते हुए देखा था। और इतना पता चलने के बाद डेब्रा वापस अपने ऑफिस में आ जाती है। तभी मारिया एक मीटिंग कंडक्ट करती है क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अहम सबूत मिल गया था। मारिया सभी ऑफिसर्स को आइस हॉकी ग्राउंड की सिक्योरिटी वीडियो दिखाती है, जिसके अंदर वॉचमैन खुद चेरी की बॉडी के टुकड़ों को गोल एरिया के बीच में रख रहा था। और उस वीडियो को देखकर
मारिया सभी ऑफिसर्स को कहती है कि हमें आइस ट्रक वाला किलर मिल गया है जो कि एक वॉचमैन है। लेकिन डेबरा को पता था कि वो किलर वॉचमैन नहीं बल्कि कोई और है और वो इस बारे में मारिया को भी बताती है, लेकिन मारिया डेबरा की ये बात बिल्कुल इग्नोर कर देती है। इस समय वहां पर डेक्स्टर भी था और उसको भी डेबरा की बात सही लग रही थी कि किलर वॉचमैन नहीं हो सकता। फिर डेबरा और एंजल आइस हॉकी ग्राउंड वाली वीडियो को दोबारा से देखते हैं। जब डेबरा उस वीडियो को ध्यान से देखती है तो उसको पता चलता है कि कोई तो था जो वॉचमैन को दूर से उन बॉडी के टुकड़ों को गोल एरिया में रखने के लिए फोर्स कर रहा था। दूसरी तरफ डेक्स्टर अभी भी जेरेमी के ऊपर नजर रखे हुए था। तभी वो देखता है कि जेरेमी अपनी ही उम्र के एक लड़के को जंगल से बाहर लेकर जा रहा है और उसको देखकर डेक्स्टर समझ जाता है कि जेरेमी आज फिर से मर्डर करने वाला है क्योंकि उसके पास चाकू भी था। फिर जैसे ही जेरेमी अपने साथ वाले लड़के को मारने के लिए चाकू निकालता है तो वहां पर डेक्स्टर आ जाता है और उसको देखकर जेरेमी और उसके साथ वाला लड़का वहां से भाग जाते हैं। फिर डेक्स्टर भी वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है और देखता है कि उसकी गाड़ी का साइड ग्लास टूटा हुआ है। अब कहानी पास्ट में जाती है। ये वो समय है जब हैरी हॉस्पिटल में था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी वहां पर एक नर्स आती है और हैरी को इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी डेक्स्टर को कहता है कि तुम नर्स को मुझे इंजेक्शन देने से रोको। फिर डेक्स्टर ठीक ऐसा ही करता है और नर्स को इंजेक्शन देने से रोक देता है। फिर नर्स के जाने के बाद हैरी डेक्स्टर को बताता है कि ये नर्स मुझे मारने के लिए मुझे ड्रग्स के हैवी डोज दे रही है और वो बहुत समय से ऐसा ही करते हुए आ रही है, इसलिए तुम्हें उसको रोकना होगा। फिर डेक्स्टर भी हैरी की बात मान लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम डेबरा को देखते हैं। अब वो मारिया को केस की एक भी इंफॉर्मेशन दिए बिना कैप्टन के ऑफिस में चली जाती है और कैप्टन को बताती है कि वॉचमैन टोनी आइस ट्रक किलर नहीं है क्योंकि मैंने मेरी एक प्रोस्टिट्यूटर फ्रेंड से पता किया था कि चेरी उस रात एक गाड़ी वाले के साथ गई थी और टोनी के पास तो कोई भी गाड़ी नहीं है। लेकिन डेबरा के सबूत ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए कैप्टन डेबरा को कहता है कि मैं तुम्हारे इन सबूतों के आधार पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। तभी कैप्टन डेबरा से पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में मारिया को बताया, लेकिन डेबरा कैप्टन को साफ साफ इनकार कर देती है। फिर कैप्टन डेबरा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम मारिया को सारी इंफॉर्मेशन दोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें वापस से अपने पुराने वाले डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। फिर कैप्टन मारिया के पास आता है और समझाता है कि तुम्हें अपनी जूनियर ऑफिसर की सुननी चाहिए। मारिया समझ जाती है कि कैप्टन डेबरा की बात कर रहा है। फिर मारिया वहां से निकलकर एक कॉन्फ्रेंस में जाती है और वहां पर लाइव टीवी पर बोल देती है कि वॉचमैन टोनी ही आइस ट्रक किलर है। इस समय डेबरा भी मारिया की कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी और ये सारी बातें सुनने के बाद वो निराश हो जाती है। फिर रात को फिर से डेबरा अपनी प्रोस्टिट्यूटर दोस्तों के एरिया में जाती है जहां पर वो एक पुरानी वैगन गाड़ी देखती है। फिर जैसे ही वो उस गाड़ी के पास जाती है तो देखती है कि गाड़ी के अंदर एक की बजाय 2 आदमी बैठे हैं, इसलिए डेबरा जल्दी से पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ डेक्स्टर एक बिल्डिंग के अंदर जेरेमी को पकड़ लेता है और अब वो उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी जेरेमी डेक्स्टर को कहता है कि मैंने 4 साल पहले जिस लड़के को मारा था उसने मेरे साथ गलत काम किया था, इसीलिए मैंने उसको मारा। ये बात सुनने के बाद डेक्स्टर पीछे हट जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि जेरेमी भी मेरे ही जैसा है क्योंकि जेरेमी ने भी उस इंसान को मारा जो दूसरे लोगों के लिए खतरा था। फिर ये बात सुनने के बाद डेक्स्टर जेरेमी को जिंदा छोड़ देता है और वहां से खुशी खुशी चला जाता है। फिर डेक्स्टर रीटा के घर पर आता है और रीटा के लिए नई गाड़ी भी लेकर आता है क्योंकि उसकी खुद की गाड़ी जाने के बाद उसको अपने बच्चों को स्कूल में ले जाने में दिक्कत आ रही थी। फिर रीटा जब उस गाड़ी को देखती है तो उसको ये गाड़ी बहुत ही पसंद आती है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहां पर हमें वही नर्स दिखाई जाती है जो डेक्स्टर के डैड को ड्रग्स की ओवरडोज देकर मारने की कोशिश कर रही थी। फिर एक रात वो नर्स जैसे ही अपने काम से घर जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके घर को पूरे तरीके से प्लास्टिक से कवर कर दिया है, लेकिन इतने में वहां पर छोटा डेक्स्टर आ जाता है और उस नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन नर्स डेक्स्टर का डटकर सामना करती है। दरअसल डेक्स्टर का ये पहला मर्डर था, इसीलिए उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद नर्स को एक टेबल पर लिटा देता है। तभी डेक्स्टर उस नर्स की एक डायरी देखता है जिसके अंदर उसने उन सभी लोगों की फोटो लगा रखी थी जिसको उस नर्स ने ड्रग्स की ओवरडोज देकर मारा था। फिर डेक्स्टर उस नर्स के पास आता है
और उसका काम तमाम कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर जेम्स रात में अपनी साथी ऑफिसर्स के साथ ड्रिंक करने के लिए जा रहा था। फिर वो बार में जाने के बजाय कार्लोस गुरेरो के घर पर चले जाते हैं। फिर जेम्स इसके बारे में अपने सभी साथी ऑफिसर्स से पूछता है और वो बताते हैं कि हम कार्लोस को सबक सिखाने के लिए आए हैं। फिर जेम्स उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर वो सब अपना मास्क पहनकर कार्लोस के घर के अंदर चले जाते हैं। अब जेम्स डर कर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि कार्लोस का सीधा शक जेम्स के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो पहले भी उसको कई बार धमकी दे चुका है। और होता भी ठीक ऐसे ही है। अगले दिन जब जेम्स अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो उसकी नजर कार्लोस के आदमी पर पड़ती है, जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। फिर वो जेम्स को गोली मारने का इशारा करता है और ये सब देखकर जेम्स बहुत ज्यादा डर जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है मियामी के एक चमचमाते बीच से, जहां धूप तो मस्त खिली है, पर सीन बड़ा भयानक है। डेक्स्टर अपनी फोरेंसिक टीम के साथ एक क्राइम सीन पर आता है और वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक पुरानी बीच चेयर पर बिल्कुल साफ सुथरा टॉवल बिछा है, लेकिन उसके ऊपर एक इंसान का कटा हुआ खून से लथपथ हाथ रखा है। सिर्फ हाथ नहीं, वहां एक चाबियों वाला खिलौना भी है, जिसमें एक फोटो लगी है। डेक्स्टर अपने ग्लव्स पहनकर जब हाथ चेक करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि ये किसी मर्द का हाथ है और मुश्किल से कुछ घंटे पहले ही काटा गया है। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब एंजल वहां से एक फोटो उठाता है। उस फोटो में वही कटा हुआ हाथ है और पीछे एक बड़ा सा नारियल का पेड़ भी है। डेक्स्टर उस फोटो को देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तभी उसे कुछ धुंधली यादें याद आने लगती हैं। फिर वह एंजल से पूछता है, भाई ये रैन बीच कहाँ है? एंजल कहता है, अबे तू वहीं तो खड़ा है, बस अब इसका नाम बदलकर पेट्री बीच हो गया है। एंजल की बात सुनते ही डेक्स्टर फ्लैशबैक्स में चला जाता है। उसे याद आता है अपना बचपन, जब उसका परिवार इसी नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर फैमिली फोटो खिंचवा रहा था। छोटा डेक्स्टर वहां खड़ा तो है, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। फिर उसके पापा हैरी उसे समझाते हैं कि अगर दुनिया में फिट होना है तो लोगों से मिलना जुलना और उनके जैसा नॉर्मल दिखना सीखना होगा। दरअसल डेक्स्टर को बचपन से ही मुखौटा पहनना सिखाया गया था कि दूसरों के सामने कैसा बिहेव करना है। फिर ड्यूटी के बाद डेक्स्टर अपने घर जाता है और परेशानी में अपनी पुरानी फोटो एल्बम छान मारता है। तभी अचानक उसको वही फोटो मिल जाती है, वही सेम लोकेशन, वही पेड़। अब डेक्स्टर का दिमाग घूम जाता है और वह सोचने लगता है, क्या वो आइस ट्रक किलर मेरे घर में घुसा था? जरूर उसने मेरी सारी फोटोज देख ली होगी और अब वो मेरे हर राज जान गया होगा। ये किलर सिर्फ खून नहीं कर रहा, बल्कि डेक्स्टर की लाइफ के साथ एक खौफनाक गेम खेल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में भी माहौल गर्म है। थॉमस गुस्से में मारिया के केबिन में जाता है और बताता है कि हमें जो हाथ मिला है वह टोनी टुच्ची का है। आपको याद ही होगा, मारिया ने पहले टोनी को ही किलर समझकर उसके पीछे पूरी फोर्स लगा दी थी। थॉमस चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह का शिकार हुआ और असली किलर मस्ती से बाहर घूम रहा है। फिर मारिया भारी मन से टोनी की माँ से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो हाथ उनके बेटे का ही है। वो माँ रोती हुई बस इतना कहती है, बस मेरे बेटे की बॉडी ला दो, मुझे उसे इज्जत से दफनाना है। अगली सुबह डेक्स्टर एक पॉश ऑफिस पार्क के गार्डन में पहुंचता है, जहां एक बेंच पर एक कटा हुआ पैर रखा था, जिसने जूता भी पहना हुआ था। डेक्स्टर ये देखकर सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि ये किलर वही कर रहा है जो डेक्स्टर की बचपन की फोटोज में था। वह टोनी टुच्ची के टुकड़े करके डेक्स्टर की यादों को रिक्रिएट कर रहा है। तभी जेम्स डोक्स वहां आकर शक करता है कि शायद ये किसी गैंग का काम है, पर डेक्स्टर जानता है कि बात कुछ और है। तभी एंजल वहां से एक और फोटो निकालता है, जिसमें वही कटा हुआ पैर है, पर बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग है जो डेक्स्टर को काफी जानी पहचानी लगती है। डेक्स्टर समझ जाता है कि किलर अब उसके और उसके पापा हैरी के सबसे गहरे राजों तक पहुंच चुका है। तभी उसे अपना बचपन का वह वक्त याद आता है जब उसके दोस्त एक लड़के को बुली कर रहे थे और डेक्स्टर बस चुपचाप देख रहा था। तभी हैरी यानी डेक्स्टर के पापा उसे बुली करते हुए पकड़ लेते हैं और समझाते हैं कि आज जो तुम मजाक समझ के कर रहे हो, वही कल बड़े क्राइम की वजह बनेगा। हैरी जानते थे कि डेक्स्टर के अंदर एक शैतान पल रहा है, इसलिए वह उसे उस शैतान को बचपन से ही कंट्रोल करना सिखा रहे थे। तभी प्रेजेंट में डेक्स्टर जब लैब में टोनी टुच्ची के कटे हुए पैर की जांच करता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वह चिल्लाकर एंजल को बुलाता है और बताता है कि दोनों बॉडी पार्ट्स
फिंगर्स यानी हाथ और पैर अलग अलग दिन मिले हैं, पर दोनों में ब्लड फ्लो एकदम फ्रेश है। इसका सीधा मतलब ये है कि टोनी टुच्ची मरा नहीं है, वह जिंदा है। वो किलर उसे एक बार में नहीं मार रहा, बल्कि तड़पा तड़पा कर उसके अंग काट रहा है। और डेक्स्टर मारिया को बताता है कि हर सुबह ठीक 7 बजे एक नया बॉडी पार्ट मिल रहा है, मतलब कल सुबह फिर कुछ मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं स्टेशन की पेंट्री में जेम्स डोक्स और मारिया की दुश्मन मैक के बीच भयानक बहस होती है। जेम्स परेशान हो जाता है क्योंकि कार्लोस के गुंडे उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन मैक को तो सिर्फ अपनी बहन की फिक्र थी जिसका जेम्स के साथ अफेयर चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब जेम्स घर जा रहा था तो कोई उसको पीछे से नॉकआउट कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को कार्लोस के सामने बंधा पाता है। अब कार्लोस उसे खत्म करने ही वाला था कि मैक वहां पहुंचकर कार्लोस को गोली मार देती है। असल में उसने जेम्स को चारा बनाया था ताकि कार्लोस को रंगे हाथ पकड़ सके। दूसरी तरफ डेक्स्टर को अपनी एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वह एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। उस फोटो के कोने में एक स्माइल इमोजी भी बनी हुई थी। फिर डेक्स्टर उस बंद पड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां उसे टोनी टुच्ची बहुत ही दर्दनाक हालत में मिलता है। टोनी एक बेड पर लेटा था, आंखों पर पट्टी और उसके चारों हाथ पैर काट दिए गए थे। टोनी रो रो कर डेक्स्टर से कहने लगता है, प्लीज मुझे मार दो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस किलर ने सारे औजार वहां पर ही सजा कर रखे थे। वह चाहता था कि डेक्स्टर अपना कंट्रोल खो दे और एक बेगुनाह यानी टोनी का कत्ल कर दे। पर डेक्स्टर को हैरी की सीख याद आती है, सिर्फ उन्हें मारो जो गुनहगार हैं। तभी डेक्स्टर को एहसास होता है कि कोई उसकी फोटोज खींच रहा है, लेकिन जब वह तलाश करता है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता। फिर डेक्स्टर चुपचाप डेब्रा के पास अननोन मैसेज भेजता है और पुलिस टोनी को बचा लेती है। अब टोनी की माँ को भी अपना बेटा मिल जाता है, भले ही वह अब पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो चुका हो। घर लौटकर डेक्स्टर सुकून की सांस लेता है। वह समझ जाता है कि आइस ट्रक किलर उसे अपने जैसा बनाना चाहता था, लेकिन डेक्स्टर ने हैरी के रूल्स नहीं तोड़े। वह खुद से कहता है, मैं उस किलर जैसा मॉन्स्टर नहीं हूँ, पर मैं नॉर्मल भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं हूँ। 5th एपिसोड की शुरुआत एक दर्दनाक मंजर से होती है जिसमें हम देखते हैं कि डेक्स्टर क्राइम सीन पर पहुंचता है और वहां पर उसको टुच्ची मिलता है। वो बदनसीब जो आइस ट्रक किलर का शिकार तो बना लेकिन जिंदा बच गया। तभी मारिया लेग्वेटा जो कि वहां की लीड ऑफिसर है डेक्स्टर के पास आती है और पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ कातिल का कोई निशान मिला या फिर कोई उसके खून के धब्बे। फिर डेक्स्टर बड़े ही ठंडे दिमाग से जवाब देता है, नहीं मारिया, यहाँ सिर्फ टुच्ची का ही खून बिखरा है, मुजरिम ने अपने पीछे एक कतरा भी नहीं छोड़ा। अब मारिया परेशान हो जाती है क्योंकि टुच्ची अभी बेहोश है और पुलिस के पास कोई सुराग भी नहीं। अगले सीन में हम डेक्स्टर की गर्लफ्रेंड रीटा की एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम येलिना है। येलिना काफी दिनों से परेशान है क्योंकि उसका मंगेतर अर्नेस्टो जो क्यूबा से इलीगल तरीके से मायामी आ रहा था गायब हो गया है। येलिना बताती है कि मैंने एक क्वेटे को पैसे भी दिए थे, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा है और अर्नेस्टो का कोई भी अता पता नहीं है। फिर रीटा को उस पर तरस आने लगता है और वो डेक्स्टर को कहती है कि तुम पुलिस में हो, क्या तुम अर्नेस्टो को ढूंढ सकते हो। पहले तो डेक्स्टर मना कर देता है क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन रीटा के बार बार कहने पर वो मान जाता है। फिर वो अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के एक दोस्त गैरार्ड से मिलता है। गैरार्ड उसको एक पुरानी और कड़वी सच्चाई बताता है कि ये क्वेट लोग बहुत ही हरामी होते हैं। ये इमिग्रेंट्स को मायामी लाने के बहाने उनके घर वालों से काफी सारे पैसे निकलवा लेते हैं और अगर पैसे ना मिले तो उन लोगों को गायब कर देते हैं। फिर गैरार्ड डेक्स्टर को एक सस्पेक्ट का पता देता है जिसका नाम है जॉर्ज कस्टिलो। फिर डेक्स्टर सीधा ही कस्टिलो के स्क्रैप यार्ड में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ लोहे के ढेर और पुरानी गाड़ियां पड़ी थी। फिर वो एक बड़े से कंटेनर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसको एक शख्स रोक लेता है और यही शख्स जॉर्ज कस्टिलो है। लेकिन डेक्स्टर एक स्मार्ट बहाना बनाता है और कहता है, मैं एक कार डिजाइनर हूँ और अपनी गाड़ी मॉडिफाई करने के लिए मुझे पुरानी हेडलाइट्स चाहिए। फिर कस्टिलो उसको घूरते हुए कहता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अभी की अभी यहाँ से चले जाओ। तभी रात को डेक्स्टर चोरी छुपे वहाँ पर आ जाता है और उन अंधेरे में रखे कंटेनर्स की तलाशी लेने लगता है जहाँ उसको लगता है कि इमिग्रेंट्स को कैद करके रखा गया होगा। वहाँ पर उसको सबूत तो मिलते हैं, लेकिन ये उसका असली किलिंग
डंपिंग ग्राउंड नहीं है, इसलिए वो शांत रहता है। तभी नेक्स्ट डे समुद्र के किनारे एक और लाश मिलती है। फिर डेक्स्टर वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि ये वही अर्नेस्टो है जिसको येलिना ढूंढ रही थी। अब अर्नेस्टो की मौत ने डेक्स्टर के अंदर के डार्क पैसेंजर को जगा दिया था। इसी बीच मायामी मेट्रो पुलिस स्टेशन में डेबरा मॉर्गन मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि उसने गलती से क्राइम सीन पर सिगरेट पी ली थी। फिर उसका बॉस जेम्स गुस्से में चिल्लाकर कहता है, डेबरा, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से पूरा एरिया कंटेमिनेट हो गया है। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम हॉस्पिटल जाओगी और टुच्ची के होश में आने तक वहीं पर पहरा दोगी। तभी जब हॉस्पिटल में टुच्ची होश में आता है तो वो देखता है कि उसका इलाज प्रोस्थेटिक डॉक्टर रूनी कर रहा है, जो कि उसको नकली पैर लगाने में हेल्प कर रहा था। फिर डेबरा टुच्ची से सवाल करती है कि क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा? फिर टुच्ची डरता हुआ जवाब देता है, नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था और उसने मुझ पर पीछे से हमला किया था। मुझे तो बस इतना ही याद है कि वो जगह बहुत ही ठंडी थी और उसके हाथ बहुत ही सफाई से चल रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर डेबरा अभी भी टुच्ची के बिस्तर के पास ही बैठी हुई है। इस समय टुच्ची के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो डरता हुआ बताता है कि डेबरा, वो जगह बहुत ही ठंडी थी, जैसे कोई फ्रीजर हो। वो इंसान गोरा था, ना ज्यादा लंबा और ना ज्यादा छोटा, एक साधारण सा एवरेज सा दिखने वाला। अब डेबरा को लगता है कि टुच्ची जरूर कुछ और भी जानता होगा, इसलिए वो उसको एक आइडिया देती है कि टुच्ची, मैं तुम्हारी आंखें बंद करूंगी, तुम बस उस वक्त को दोबारा से महसूस करो, शायद तुम्हें कुछ और याद आ जाए। लेकिन टुच्ची कांपते हुए चिल्लाने लगता है, नहीं, मैं उस अंधेरे में वापस से नहीं जाना चाहता। फिर वो डेबरा को वहां से निकलने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ डेक्स्टर अब भी अपने मिशन पर है। वो अपनी बोट स्लाइस ऑफ लाइफ पर बैठा कास्टिलो के घर की तस्वीरें ले रहा था। कास्टिलो वहां अपनी पत्नी वेलेरा के साथ बड़े ही आराम से रह रहा है, जैसे उनको किसी का डर ही ना हो। फिर डेक्स्टर अपने मन में कहता है कि इनका घर इनके गुनाहों की कमाई से बना है, लेकिन जल्दी ही ये कब्रिस्तान बन जाएगा। दूसरी तरफ मायामी पुलिस के इंटेरोगेशन रूम में जेम्स डॉक्स एक शख्स पेरी को घूर रहा था। पेरी उनको उस बिल्डिंग के पास मिला था जहां टुच्ची को छोड़ा गया था। फिर डॉक्स गुस्से में पूछता है, तुम उस रात वहां पर क्या कर रहे थे? पेरी डरता हुआ कहता है, सर, मैं तो बस वहां अपने कुत्ते के साथ था। वो ऐसी ही पुरानी बिल्डिंग्स में चूहे पकड़ता है। पेरी उनको ये भी बताता है कि मैंने वहां पर किसी और को भी देखा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं चेहरा नहीं पहचान पाया। फिर डॉग्स फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से बाहर चला जाता है। तभी फोरेंसिक एक्सपर्ट मसूका को एक सुराग मिलता है, यानी कि एक चूहे का बाल। मसूका कहता है, लगता है किसी चूहे ने कातिल के छोड़े हुए कपड़ों को कुतरकर अपना घोंसला बना लिया है। फिर डॉग्स फैसला करता है कि वो बिल्डिंग का कोना कोना छान मारेगा। दूसरी तरफ डेबरा फिर से टुच्ची के पास जाती है और इस बार उसके साथ डॉग्स भी था। जब टुच्ची की आंखें बंद की जाती है तो वो घबराकर कहता है कि मुझे मेंथोल की खुशबू आ रही है। वो कातिल बार बार एक प्लास्टिक का रैपर फाड़ रहा था, शायद वो कोई गला ठीक करने की गोली खा रहा था। अब इस सुराग के मिलते ही पुलिस को वहां से एक कैंडी रैपर भी मिलता है और उस पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स का एक छोटा सा निशान भी था। दूसरी तरफ डेक्स्टर जब कोस्टिलो की बोट की तलाशी ले रहा था तो वहां पर उसको मोबाइल फोन्स भी मिलते हैं जो अर्नेस्टो और बाकी के गायब हुए इमिग्रेंट्स के थे। फिर जब वो बोट के नीचे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी लाशें बंधी हुई थी जिनको समंदर के अंदर फेंकने की तैयारी थी। इतने में कास्टिलो भी वहां पर आ जाता है। फिर डेक्स्टर तुरंत एक कोने में दुबक जाता है और फैसला करता है कि कास्टिलो का वक्त अब खत्म हो गया है। तभी रात के वक्त डेक्स्टर कास्टिलो को अपने जाल में फंसाता है और एक कंटेनर के अंदर प्लास्टिक की शीट बिछा देता है। फिर वो कास्टिलो के द्वारा मारे गए लोगों की तस्वीरें दीवार पर लगाता है और जब कास्टिलो होश में आता है तो वो डर से कांपने लगता है। तभी उसकी पत्नी वेलेरी वहां उसको ढूंढते हुए आ जाती है। फिर डेक्स्टर उसको भी पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम दोनों ने मिलकर जितने भी घर उजाड़े हैं आज उसका हिसाब होगा। फिर डेक्स्टर उन दोनों को मार डालता है और फिर उनके खून का सैंपल अपनी स्लाइड के अंदर कलेक्ट कर लेता है। लेकिन अब जल्दी ही सुबह होने वाली थी, इसलिए डेक्स्टर के पास वक्त बहुत कम था। फिर वो कास्टिलो और वेलेरी की बॉडी को बोट में डालता है और बीच समंदर में फेंक देता है। लेकिन डेक्स्टर से एक गलती हो जाती है। जिस समय वो बॉडीज डिस्पोज कर रहा था उस समय एक छोटे से होल से उसको कोई देख लेता है, क्योंकि कोई इमिग्रेंट वहां पर छुपा हुआ था और अब उसने डेक्स्टर का असली रूप देख लिया।
6th एपिसोड में हम देखते हैं डेक्स्टर रीटा के घर पर जाता है और रीटा के साथ मिलकर उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन तभी डेक्स्टर के फोन पर इमरजेंसी कॉल आती है। फिर जब वो क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर लीना जॉर्ज की लाश पड़ी थी, वही लाश जिसको डेक्स्टर ने समंदर में फेंका था। अब उसको देखने के बाद डेक्स्टर पसीने पसीने हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो इसको पानी में फेंका था। अब वो समझ जाता है कि जरूर ये आइस ट्रक किलर का ही काम होगा। उसी ने इस लाश को समुद्र से निकालकर यहाँ पर लाकर रख दिया होगा। जरूर आइस ट्रक किलर उसको एक मैसेज दे रहा होगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तभी मसूका लाश की जांच करता है और कहता है इसके गले पर एक अजीब सा निशान है, जैसे किसी ने इसको सुई चुभाई हो। अब डेक्स्टर डरने लगता है कि कहीं उसका राज ना खुल जाए, इसलिए वो बात पलटते हुए कहता है, नहीं मासूका, ये तो किसी कीड़े के काटने का निशान लग रहा है। इस समय क्राइम सीन पर अफड़ा तफड़ी मची हुई थी। मसूका लाश के पास बैठकर उसकी गर्दन चेक कर रहा था। फिर वो डेक्स्टर को देखते ही कहता है, डेक्स्टर, ये कातिल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये एकदम प्रोफेशनल है। इसने एक ऐसी नस पकड़ी जहां पर निशान तक नहीं बचा। फिर डेक्स्टर अपना पसीना पोंछते हुए सोचने लगता है कि प्रोफेशनल तो मैं हूं ही, लेकिन ये आइस ट्रक किलर, इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ खेल खेल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं मारिया, डॉग्स और डेबरा उस स्क्रैप यार्ड के पुराने कंटेनर्स की तलाशी ले रहे थे, जहां जॉर्ज इमिग्रेंट्स को बांधता था। फिर डेबरा एक कंटेनर के कोने में बैठ जाती है और फ्लोर पर लिखा एक पुराना नंबर और नाम देखती है, जिस पर लिखा था मैरियल। तभी डॉग्स गुस्से में चिल्लाकर कहता है, डेबरा, फौरन बातिस्ता को फोन करो और इस नंबर का पता निकालो। तभी बाहर से एक ऑफिसर की आवाज आती है, सर यहाँ पर आइए, कार की डिग्गी में कुछ हलचल हो रही है। फिर डॉग्स और मारिया अपनी गन निकालकर कार को घेर लेते हैं। जैसे ही वो डिग्गी को खोलते हैं, वहां से एक 7 साल का मासूम बच्चा निकलता है, जिसका नाम ऑस्कर था, और वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। फिर मारिया उसको अपनी तरफ खींचती है और स्पेनिश में कहती है, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आई हूँ। इस समय दूर खड़ा डेक्स्टर ये सब कुछ देख रहा था और अब उसका दिल बैठ जाता है। फिर वो अपने डार्क पैसेंजर से बात करता है कि जरूर ऑस्कर ने सब कुछ देख लिया होगा कि कैसे मैंने लीना जॉर्ज को मारा था। तभी डेक्स्टर को अपने एक बचपन का दिन याद आता है कि डेबरा जब छोटी थी तो एक दिन अपने पापा हैरी के सामने जिद कर रही थी, क्योंकि पापा हमेशा ही डेक्स्टर को शिकार पर ले जाते थे, उसको नहीं। हैरी उसकी आंखों में देखकर सख्ती से कहता है, डेबरा, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है। डेक्स्टर और मेरे बीच में एक राज है जिसको दुनिया से छुपाना जरूरी है। फिर वो डेक्स्टर को कहता है, डेक्स्टर, याद रखना, सबसे करीबी लोगों से भी अपने निशान छुपाना, यही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। तभी पुलिस स्टेशन में एंजल बातिस्ता रिपोर्ट देता है कि वो नंबर मारियल का है जो लीना जॉर्ज की कैद में थी। फिर मारियल को वहां पर बुलाया जाता है और वो रोते हुए बताती है कि जॉर्ज और उसकी बीवी हमें जानवरों की तरह रखा करते थे, लेकिन उस रात पता नहीं वहां पर कौन आया जिसने कंटेनर का ताला तोड़ दिया और हम सब निकल गए। मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। तभी डेक्स्टर वहां से निकलकर मासूका के पास जाता है। मासूका उसको एक रिपोर्ट दिखाता है कि लीना की गर्दन में M99 के ट्रेसेस मिले हैं। ये वो दवा है जो बड़े बड़े हाथी घोड़ों को बेहोश करने के काम में आती है और इसका एक्सेस सिर्फ हम जैसे लॉ इन्फोर्समेंट या फिर डॉक्टर्स के पास होता है। अब ये बात सुनकर डेक्स्टर का गला सूख जाता है। उसको पता है कि ये वही दवा है जो वो अपने शिकार को सुंघाने के लिए यूज करता है। तभी उसके पास रीटा का फोन आता है, जो कि इस समय परेशान थी, और वो बताती है कि मेरा एक्स हस्बैंड पॉल जेल से छूट गया है और अब वो भी एस्टर के बर्थडे पर आना चाहता है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं। इस समय डेक्स्टर का ध्यान बिल्कुल भी उसकी बातों पर नहीं था, क्योंकि उसका पूरा फोकस डॉग्स पर है, जो कि ऑस्कर के साथ बैठा था। डॉग्स कहता है कि ऑस्कर कह रहा है कि उसने एक फरिश्ते को देखा था और उसी फरिश्ते ने उसको बचाया और अब वो उस फरिश्ते का स्केच भी बनवाने वाला है। तभी उसी रात जब डेक्स्टर की आंख लगती है तो वो एक खौफनाक ख्वाब देखता है कि बाहर तेज तूफान चल रहा है और तूफान में उसका पिता जोर जोर से चिल्ला रहा है, डेक्स्टर अंदर आ जाओ, क्योंकि बाहर खून की बारिश होने वाली है। फिर जब डेक्स्टर कमरे के अंदर आता है तो देखता है पूरा कमरा प्लास्टिक की शीट से ढका हुआ है और फिर वो खुद को एक टेबल पर बंधा हुआ देखता है। तभी अंधेरे में से डेबरा निकलती है, जिसके हाथ में वही तेज धार वाला चाकू है जिसको हमेशा डेक्स्टर यूज करता है। फिर डेबरा गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है भाई, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। फिर वो चाकू चलाती है
और डेक्स्टर की चीख निकल जाती है। तभी होश में आते ही डेक्स्टर सबसे पहले मसूका के सिस्टम को हैक करता है ताकि M99 का रिकॉर्ड्स मिटा सके। तभी डेबरा वहां पर आती है और अपना बनाया हुआ मर्डर प्रोफाइल दिखाती है और कहती है, डेक्स्टर, ये जो जॉर्ज का कातिल है ये आइस ट्रक किलर से ऑब्सेस्ड है, लेकिन इसका तरीका उससे अलग है। ये बंदा पुलिस प्रोसीजर को अच्छे से जानता है, लेकिन डेक्स्टर उसको डराने की कोशिश करता है कि डेबरा, ये प्रोफाइल तुम अपने पास ही रखो, अगर मारिया को पता चला तो वो तुम्हें होमिसाइड से निकलवा देगी। फिलहाल तुम एक अनएक्सपीरियंस्ड हो। लेकिन डेबरा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसको खुद पर भरोसा है। फिर वहां से निकलकर डेक्स्टर वापस उसी स्क्रैप यार्ड में जाता है और उस कार की डिग्गी में बैठता है जहां पर ऑस्कर छुपा हुआ था। फिर वो उस छोटे से होल से बाहर देखने की कोशिश करता है और रियलाइज करता है कि ऑस्कर ने सब कुछ HD क्वालिटी में देखा या नहीं, और उसको पता चलता है कि यहाँ से सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मायामी मेट्रो पुलिस स्टेशन के ब्रीफिंग रूम के अंदर माहौल काफी गर्म हो जाता है। जेम्स डोग्स टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाता है, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, हमें लीना जॉर्ज के कातिल को हर हाल में पकड़ना होगा और इस काम में हेल्प करने के लिए मैं पुलिस एकेडमी से एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगवा रहा हूँ ताकि उस स्क्रैप यार्ड का एक एक इंच अच्छे से छाना जा सके। फिर वो बताता है कि उस मासूम बच्चे ऑस्कर ने लीना को किसी के साथ जाते हुए देखा था और इस समय एक स्केच आर्टिस्ट उस बच्चे की हेल्प लेकर उस शख्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस समय डेक्स्टर भी वहीं पर खड़ा था और उसके चेहरे पर पसीना था। अब उसके दिमाग में कई सारी बातें दौड़ रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी डोग्स डेबरा से पूछता है कि तुम्हारा इस मामले में क्या ख्याल है। अब डेक्स्टर मन ही मन दुआ मांगने लगता है कि डेबरा वो अपनी मर्डर वाली प्रोफाइल की बात ना करे, लेकिन डेबरा कहाँ मानने वाली थी, वो डंके की चोट पर अपनी बात रख देती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर मारिया लेग्वेटा के कैबिन में बैठा था और डर के मारे थर थर कांप रहा था। इस समय वो बार बार अपने चाचा रोबर्टो का नाम ले रहा था। फिर मारिया उसको चॉकलेट देती है और बड़े ही प्यार से पूछती है, बेटा क्या तुम उस फरिश्ते का चेहरा बता सकते हो जिसने तुम्हें कार से निकाला था। इस समय डेक्स्टर चोरी छुपे कैबिन के बाहर से अंदर ही झांक रहा था। उसको लगता है कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है, लेकिन वो देखता है कि ऑस्कर मारिया की गोद में ही सो गया। फिर मारिया बाहर आकर कहती है, स्केच अभी भी पूरा नहीं हुआ, उस आदमी की सिर्फ आंखें आंखें ही बनी है। अब बच्चा बहुत थका हुआ है, इसलिए बाकी की स्केच हम कल करेंगे। अब ये बात सुनकर डेक्स्टर को थोड़ी सुकून की सांस मिलती है, लेकिन फिर भी इसके पास बहुत कम समय बचा है। तभी जब डेक्स्टर अपने घर पहुंचता है तो फौरन अपने घर में से किलिंग टूल्स और प्लास्टिक शीट्स सबको ठिकाने लगा देता है। फिर जब वो अपने ब्लड स्लाइड्स का डिब्बा निकालता है जिसमें वो अपने हर शिकार की निशानी रखा करता था, तो उसको खोलने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लीना जॉर्ज वाली स्लाइड पर एक छोटा सा स्माइलिंग फेस बना हुआ था। ये देखकर डेक्स्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब वो मन ही मन बात करता है कि वो आइस ट्रक किलर मुझसे बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि वो मेरा इम्तिहान ले रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या मैं इस दलदल से निकल पाऊंगा या फिर नहीं। तभी डेक्स्टर को एक शैतानी आइडिया आता है और वो फौरन लैब में पहुंच जाता है। फिर वो लीना के खून के थोड़े से सैंपल्स को जॉर्ज की बोट से मिले हुए एक पुराने चाकू पर लगा देता है और इस तरह से सेटअप करता है जैसे जॉर्ज ने ही अपनी बीवी को मारा हो। तभी अगली सुबह डेक्स्टर डॉग्स के पास जाता है और उसको फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि मैंने लीना की लाश की दोबारा से इंस्पेक्शन की और मुझे पता चला कि ये किसी आइस ट्रक किलर के फैन का काम नहीं है। कातिल ने बस एक गहरा कट मारा ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। ये एक शॉर्टकट था। लेकिन डेबरा बीच में ही टोकते हुए कहती है कि फिर ऑस्कर ने जॉर्ज का चेहरा क्यों नहीं पहचाना। तभी डेक्स्टर पलटकर जवाब देता है, डेबरा वो 7 साल का बच्चा है और इस समय सदमे में है, और वैसे भी जॉर्ज एक फिशरमैन था, उसको चाकू चलाने की ऐसी महारत पहले से ही हासिल थी। अब डॉग्स को भी डेक्स्टर की ये बात सही लगने लगती है, इसलिए डेबरा का बनाया हुआ प्रोफाइल रद्दी की टोकरी में चला जाता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग स्क्रैप यार्ड से वही प्लांट किया हुआ चाकू मिल जाता है जो डेक्स्टर ने वहां पर रखा था। फिर वो एक्टिंग करते हुए कहता है, देखिए इस पर खून के निशान है, जरूर जॉर्ज ही असली मुजरिम है। फिर सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और ये केस सोल्व हो जाता है। अब बारी थी ऑस्कर के बनाए हुए स्केच की। एंजल बतिस्ता वो स्केच लेकर डॉग्स के पास आता है।
अब डेक्स्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि कहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका राज ना खुल जाए। और फिर वो सोचता है कि अगर इसमें मेरा चेहरा हुआ तो मैं आज ही मायामी छोड़कर चला जाऊंगा। फिर जब डॉग्स उस स्केच को देखता है तो उसके साथ साथ डेक्स्टर की भी हंसी निकल जाती है, क्योंकि स्केच में कोई इंसान नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट का चेहरा था, क्योंकि ऑस्कर ने सदमे में डेक्स्टर को एक फरिश्ता समझ लिया। फिर एंजल हंसते हुए कहता है बेचारा बच्चा, उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। उसको लगा कि कोई भगवान का बंदा उसको बचाने के लिए आया है। अब डेक्स्टर भी मन ही मन मुस्कुराने लगता है कि फरिश्ता तो नहीं लेकिन शैतान जरूर आया था। फिर ऑस्कर को उसके चाचा रोबर्टो के साथ उनके घर पर भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रीटा की बेटी एस्टर की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। डेक्स्टर ने रीटा के पुराने पति पॉल को धमका दिया था कि वो इस पार्टी में ना आए, इसलिए सब कुछ शांति से चल रहा था। डेक्स्टर पार्टी में डेबरा के साथ था, लेकिन डेबरा थोड़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि उसकी मेहनत बेकार चली गई। फिर डेक्स्टर उसको समझाता है कि इन पलों का मजा लो, क्योंकि हमारी नौकरी में खुशियां बहुत कम वक्त के लिए आती हैं। फिर डेक्स्टर केक खाता है और दूर अंधेरे में देखता रहता है जहां आइस ट्रक किलर शायद अभी भी उसी पर नजर रखे हुए था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, इसके अगले 5 एपिसोड मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।